हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने जो अध्याय दिख रहा है हमारा पर्यावरण, इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात की थी, जैसे कि पर्यावरण के बारे में, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, उसके प्रकार, उसके घटक, जीवों के प्रकार, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम इस अध्याय के और भी टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो पहला क्या है? खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, या इसी कहते हैं आहार श्रृंखला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। इसको इंग्लिश में कहते हैं फूड चेन। खाना की एक चेन होती है, फूड चेन। अब देखिए, इसकी परिभाषा की बात करें तो पहले उदाहरण समझ लेते हैं, तो परिभाषा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अब जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण के रूप में हमने क्या लिया, इसे कलम क्या होता है? उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता का भक्षण कौन करते हैं? उल्टा कर दिएगा, यहाँ पहले उत्पादक होता है, सॉरी, उत्पादक जो होते हैं, उत्पादकों का भक्षण करते हैं उपभोक्ता। अब उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, वो आवश्यकता अनुसार लिखे जाते हैं। फिर उपभोक्ताओं का जो भक्षण करते हैं वे कौन होते हैं? वो होते हैं अपघटक। या इसको दूसरे क्रम से लिखें तो जो उत्पादक हैं उसका भक्षण प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं। तो चाहे प्राथमिक उपभोक्ता कह दें या फिर कह दें शाकाहारी। जो शाकाहारी जीव हैं वो उत्पादक का भक्षण करते हैं। फिर शाकाहारी का भक्षण मांसाहारी करते हैं, जो कि द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। फिर मांसाहारी का भक्षण सर्वाहारी करते हैं, जो कि तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। फिर सर्वाहारी का भक्षण अपघटक करते हैं या फिर जैव अपघटक करते हैं। तो ये तो मान लीजिए एक प्रकार से हम इसको फार्मूला मान सकते हैं कि ये एक प्रकार से चेन दिख रही है। इसमें क्या है? शाकाहारी उत्पादक पर डिपेंड है। अगर उत्पादक नहीं होगा, शाकाहारी क्या खाएगा? मांसाहारी जो है वो शाकाहारी पर निर्भर है, सर्वाहारी मांसाहारी पर निर्भर है, या फिर शाकाहारी पर, दोनों पर निर्भर है, सर्वाहारी। और जैव घटक क्या है? सब पे निर्भर है। अगर बीच से हम किसी को भी हटा दें तो ये जो चेन बनी है टूट जाएगी, यानी श्रृंखला टूट जाएगी। तो ये आहार श्रृंखला है। इन सब में क्या हो रहा है? ऊर्जा का स्थानांतर हो रहा है। जैसे उत्पादक को शाकाहारी ने खाया, इनकी ऊर्जा इनके अंदर गई। अब शाकाहारी को मांसाहारी ने खाया तो इनकी ऊर्जा इनके अंदर गई। मांसाहारी को सर्वाहारी ने खाया तो इसकी ऊर्जा इनके अंदर, इसकी अंदर भी है, इसकी भी, सबकी ऊर्जा इसके अंदर जा रही है। उसके बाद फिर जैव घटक की बात करते हैं। जब ये मर जाते हैं तो जैव घटक इनको खत्म कर देते हैं खा खा के, तो उनकी ऊर्जा इनके अंदर जाती है। तो इसी में उदाहरण भी ले लेते हैं। तो उदाहरण हमने ले लिया घास। अब घास क्या है? पौधा है, यानी उत्पादक। अब घास को खाया टिड्डी ने, तो टिड्डी क्या माना जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डी को खा गया मेंढक, तो मेंढक क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। मेंढक को खा गया सांप, सांप है तृतीयक उपभोक्ता। सांप को खा गई चील, चील है चतुर्थक उपभोक्ता। ये मैंने बताया था कि उपभोक्ता आवश्यकता अनुसार बढ़ते जाते हैं, जरूरी नहीं कि प्रथम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ही हो, चील है। अब चील कोई और खाएगा, और जब मान लीजिए हम चील मर गई और चील को खा गए जीवाणु, तो जीवाणु है अपघटक। देखिए क्या है, एक प्रकार से चेन बन रही है, श्रृंखला बन रही है। इसी श्रृंखला कहते हैं खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। अब परिभाषा की बात करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर होता है, और उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आपस में एक ऊर्जा स्थानांतरण की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसा कि देख ही रहे हैं, एक दूसरे को लोग खा रहे हैं तो ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है। तो जो श्रृंखला बन रही है, चेन बन रही है, इसी चेन को खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला समझ गए हैं। ये आहार श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आदि भाग लेते हैं, और ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ऊर्जा स्थानांतरण को प्रदर्शित करते हैं। तो इसी श्रृंखला कहते हैं आहार श्रृंखला, आहार चेन। जैसे चेन बनी हुई है इस तरह से। अब चेन में क्या है? कड़ियां आपस में जुड़ी, अगर बीच से कड़ी तोड़ देंगे तो चेन टूट जाएगी। वैसे यहाँ है, अगर बीच से किसी जीव को हटा दिया गया तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम क्या करें,
कि सांप को हटा दें। अब घास को टिड्डी ने खाया, ठीक है, टिड्डी को मेंढक ने खाया। अब मेंढक और चील, लेकिन चील को ज्यादा पसंद क्या है, सांप पसंद है। अब वो डायरेक्ट मेंढक को खाएगी तो उसका क्या होगा, रूटीन चेंज हो जाएगा। तो यही होती है खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला, जिसमें जीव एक दूसरे को खा रहे हैं, ऊर्जा का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो खाद्य श्रृंखला समझ गए होंगे। जो खाद्य श्रृंखला क्या है, एक दिशा यानी एक ही दिशा में हो रहा है। तो अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे खाद्य जाल। खाद्य जाल तो बहुदिशीय होता है, पर ये एक दिशा यानी एक दिशा में एक ही ओर चेन बढ़ती जाए। अगला टॉपिक है खाद्य जाल या आहार जाल, फूड वेब। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। श्रृंखला को हटा के जाल कर देते हैं, फिर देखते हैं इसमें अंतर क्या है। खाद्य जाल या आहार जाल, फूड वेब। अब इसमें एक उदाहरण लेकर ही चलते हैं। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया घास, ठीक, फिर उदाहरण लेते हैं गौ घास या कोई पौधा हो, फिर नहीं घास ले लेते, कोई हम मतलब नहीं। अब सब क्या है, उपभोक्ता, सॉरी उपभोक्ता नहीं, उत्पादक है, जो कि भोजन को उत्पन्न करते हैं। अब जिसे हमने बताया था घास को टिड्डी ने खाया, ठीक? फिर टिड्डी को किसने खाया, मेंढक ने। मेंढक को खाया सांप ने, सांप को खाया चील ने। अब इसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। एक और हम घास लिए हैं, इस घास को खाया किसने, बकरी ने। बकरी को खा गया शेर, ठीक? फिर शेर को खा गया मनुष्य। अब एक और ले लेते हैं, इसमें ले लिया हमने खरगोश, खरगोश को खा गई बिल्ली, बिल्ली को खा गया कुत्ता, कुत्ते को खा गया शेर। अब कुत्ते को मनुष्य भी खा गया। अब रही बात चील की, मौका मिला तो चील को कुत्ता खा गया, मतलब जो खा रहा उसकी तरफ तीर कर। अब बिल्ली है, अब शेर को मौका मिला तो उसने बिल्ली को भी खा लिया, शेर को मौका मिला तो खरगोश को भी खा गया, बकरी तो खा ही रहा। अब जैसे मनुष्य है तो मनुष्य बकरी भी खा रहा है, मनुष्य खरगोश को भी खा जा रहा है। चील, मौका मिला तो मनुष्य ने चील को भी खा लिया। मेंढक की बात, मनुष्य मेंढक भी खा ले रहा है, मनुष्य सांप भी खा ले रहा है। टिड्डी, सांप को मिला डायरेक्टली तो सांप टिड्डी को भी खा जा रहा है। चील को मौका मिला तो वो भी टिड्डी को खा जा रही है। और किसको कौन खा सकता है, तो बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी। इतने में ही समझ लीजिए इसमें क्या है, मतलब जिसको जहां मौका मिल रहा है दूसरे को लपेट रहे हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से खाद्य जाल, जहाँ पे क्या है कई सारी आहार श्रृंखला, हमने यहाँ पे 3 श्रृंखला ली, तो कई सारी आहार श्रृंखला आपस में मिक्स हो गई, खिचड़ी बन गई है। तो इसी खिचड़ी को कहते हैं आहार जाल या खाद्य जाल। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो खाद्य जाल मतलब जो खाद्य श्रृंखला होती है वो एक दिशा होती है, एक ही दिशा में थी। ये क्या है, बहुदिशीय, जहां पा रहा है जो जिसको पा रहा है लपेटा चला जा रहा है। तो खाद्य जाल क्या है, इसमें यही बात बताएंगे कि प्रत्येक जीव मतलब कि पारितंत्र में जो जीव होते हैं वो अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और खाद्य जाल बहुदिशीय होता है जिसमें कई सारी आहार श्रृंखलाओं का मिश्रण होता है, उसी कहते हैं खाद्य जाल। यानी जहाँ पे कई सारी खाद्य श्रृंखला आपस में मिश्रित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं देखने को मिले तो वो क्या होता है, खाद्य, क्या नाम उसका, खाद्य जाल होता है। तो खाद्य जाल समझ गए होंगे कि ये भी ये यानी जो खाद्य श्रृंखला होती है वो खाद्य जाल का उदाहरण है। तो इसके अंदर कई सारी खाद्य जाल और कई सारी खाद्य श्रृंखला देखने को मिले। तो खाद्य जाल समझ ही गए होंगे कि अगर हम कुछ अंतर की बात करें, जो खाद्य श्रृंखला होती है एक दिशा होती है, खाद्य जाल बहुदिशीय होती है। खाद्य श्रृंखला में जो उत्पादक उपभोक्ता होते हैं वो एक ही बार में दिखाए जाते हैं, जबकि खाद्य जाल में कई प्रकार से दिखाए जाते हैं। तो खाद्य श्रृंखला का एक
क्रम होता है कि क्रम से हमने सर्वाहारी शाकाहारी मांसाहारी दिखाया, इसमें क्या कोई क्रम नहीं है, जो जहां से पा रहा है खाता जा रहा है। तो ये थोड़ा सा अंतर है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो परीक्षा में ये याद रखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, ये परीक्षा में बहुत ही आती है। तो ये दो टॉपिक तो हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऊर्जा स्तर की, ऊर्जा स्तर और ऊर्जा का स्थानांतरण, क्योंकि यही सब टॉपिक इसमें पढ़ना है, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा का स्थानांतरण। तो ऊर्जा स्तर जो कोशी स्तर होते हैं, तो कोशी स्तर तो जान ही रहे हैं, कोशी स्तर में कौन है, वही है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, यही सब है कोशी स्तर में पोषण के स्तर है। अब हम इसी के आधार पर बात करेंगे ऊर्जा स्थानांतरण की, क्योंकि मुख्य बात हमारी क्या है, ऊर्जा स्थानांतरण, ऊर्जा का ट्रांसफर। तो ऊर्जा स्थानांतरण क्या होता है, उत्पादक है, उत्पादक को उपभोक्ता खाते हैं, फिर उपभोक्ता को अपघटक खाते हैं। तो जब उत्पादक को उपभोक्ता खाते हैं, ऊर्जा स्थानांतरण से उत्पादक से पहले बात कर लेते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य के प्रकाश से जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो उत्पादक में स्थानांतरित होती है, क्योंकि उत्पादक क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना खाना बनाते हैं। तो ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ हुआ, सूर्य के प्रकाश से उत्पादक में हुआ। अब उत्पादक को उपभोक्ता रखा है, जैसे उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, तो समझ लेंगे कि अब उत्पादक को उपभोक्ता खा रहे हैं, तो जो खा रहे हैं इनकी ऊर्जा उनमें ट्रांसफर होती जा रही है, फिर लास्ट में जब मर गए तो जो भी उत्पादक उपभोक्ता है इनकी ऊर्जा जब अपघटक खाएंगे तो इनके अंदर जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जब अपघटक मर जाएंगे तो जब अपघटक की ऊर्जा होगी वो कहाँ जाएगी, वायुमंडल में जाएगी, वायुमंडल में जाके मिल जाएगी। फिर वायुमंडल और सूर्य का प्रकाश इनकी सहायता से उत्पादक फिर अपना भोजन बनाएंगे, फिर उत्पादक को उपभोक्ता खाएंगे, अपघटक खाएंगे। यानी इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और ऊर्जा का चक्र चलता रहता है कि वायुमंडल और सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा हुई वो उत्पादकों में आती है, उत्पादकों की ऊर्जा उपभोक्ताओं में जाती है, उपभोक्ताओं की ऊर्जा अपघटकों में जाती है, अपघटकों के मरने पर इनकी ऊर्जा फिर वायुमंडल में जाके व्याप्त हो जाती है। तो ये बात तो समझ गए होंगे कि कोशी स्तर ये है और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी प्रत्येक जीव दूसरे खाता है तो ऊर्जा को खाता जाता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है, इसी को ऊर्जा का स्थानांतरण कहते हैं या फिर ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। अब जिस नाम से भी परीक्षा में आए बता सकते हैं, ऊर्जा का प्रवाह, क्योंकि ऊर्जा बह रही, यहाँ से ऊर्जा यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, यहाँ गई, जैसे ऊर्जा बहती जा रही है, यही ऊर्जा प्रवाह है, यही ऊर्जा स्थानांतरण। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें एक टॉपिक आता है ऊर्जा का पिरामिड, तो थोड़ा मिटा दे रहे हैं। अब ऊर्जा का पिरामिड कैसा दिखता है, तो जो ऊर्जा का पिरामिड है वो ऐसे होता है, इस टाइप का। अब जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं सूर्य का प्रकाश, उसके बाद हमने दिखाया उपभोक्ता, और उपभोक्ता बाद में पहले उपभोक्ता का नाम आता है उत्पादक। फिर उत्पादक उपभोक्ता कई तरह के होते हैं, जैसे हमने नाम ले लिया शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी। तो तीन तरह का हमने उपभोक्ता ले लिया, उसके बाद फिर अपघटक। तो ये ऊर्जा का पिरामिड है जहाँ पे ऊर्जा का घटता घटता क्रम दिखाया गया है, बढ़ता क्रम। अब घटता क्रम क्यों दिखाया गया है, इसको समझने के लिए एक नियम, इसको कहते हैं 10% का नियम। अब इस नियम को समझेंगे तो ये बात समझ में आएगी, 10% का नियम, जिसको दिया है लिंडमैन नाम के वजह। तो लिंडमैन ने बताया है 10% का नियम। 10% का नियम ऊर्जा के प्रवाह को बहुत ही अच्छे से समझाता है। अब इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हमने उदाहरण के लिए पहले उदाहरण ले लेंगे तो नियम ज्यादा समझ में आएगा। उदाहरण हमने ये ले लिया कि जैसे कि सूरज है, सूर्य है, ठीक। तो सूर्य का जो प्रकाश है, हम मान लेते हैं सूर्य के प्रकाश में
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब सूर्य के प्रकाश में 1 लाख किलो जूल ऊर्जा है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक? तो सूर्य का प्रकाश, अब सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा किसको मिली? उत्पादक को मिली। पर यहाँ पे ये बात याद रखेंगे कि जब भी ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, जैसे कि अब एक कोशी स्तर है, जब एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में ऊर्जा जाती है तो सिर्फ 10% ऊर्जा ही, यहाँ पे 100% ऊर्जा थी, तो इस 100% ऊर्जा का 10% ऊर्जा जो है दूसरे कोशी स्तर में गया, बाकी का जो 90% ऊर्जा होती है वो वायुमंडल में मिल जाती है, यानी वायुमंडल में मिल जाती है, बाकी श्वसन में यूज होती है और भी जो क्रियाएं होती है उन समय अपघटन यूज होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी जीव एक दूसरे खाते हैं तो उस जीव का सिर्फ 10% ऊर्जा ही वो पाते हैं, बाकी 90% ऊर्जा तो निकल लेती है, इसलिए नाम क्या पड़ा? 10%। तो लिंडमैन ने ये बताया कि जब भी एक कोशी स्तर से दूसरी कोशी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह या ऊर्जा का स्थानांतर होता है तो एक स्तर से दूसरे स्तर में सिर्फ 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है, शेष 90% ऊर्जा वायुमंडल में अपघटन के कार्य में, श्वसन आदि में खर्च हो जाती है। तो हम जैसे मान लीजिए अब इंसान ने बकरी खाया तो बकरी की 100% ऊर्जा नहीं गई, बकरी की सिर्फ 10% ऊर्जा इंसान के अंदर गई, 90% तो फुल हो गई। अब इसी के साथ हमने उदाहरण लिया कि सूर्य का प्रकाश में हमने मान लिया कि 1 लाख किलो जूल ऊर्जा थी। अब सूर्य के प्रकाश को किसको मिला? पौधों को, पौधों ने इसका खाना बनाया। ठीक, क्योंकि पौधे यहाँ पे क्या है? उत्पादक है, तो पौधे जो है इनको खाना मिला तो क्या 1 जीरो माइनस कर दो तो कितना हो गया? 10,000 किलो जूल, यानी कि 1 लाख किलो जूल का सिर्फ 10,000 किलो जूल, क्योंकि 10% मिला ना, 90% तो निकल गया। अब पौधों को शाकाहारी जीव ने किसी खाया, किसी कोई भी शाकाहारी जीव है, जैसे कि हमने उदाहरण बकरी लिया, अब बकरी शाकाहारी है तो इस 10,000 किलो जूल का कितना मिला? 1,000 किलो जूल ऊर्जा मिली, बाकी 9,000 किलो जूल ऊर्जा चली गई। अब बकरी को शेर ने खाया जो कि मांसाहारी, तो इसे 1,000 कितना मिला? 100 किलो जूल, इतनी ऊर्जा मिली शेर को, बाकी 900 किलो जूल ऊर्जा निकल गई। अब फिर शेर को मनुष्य ने खाया जो कि सर्वाहारी मानव, तो 100 किलो जूल कितना बचा? 10 किलो जूल ऊर्जा, बाकी 90 किलो जूल ऊर्जा हो। अब मनुष्य मर गया तो मनुष्य को बैक्टीरिया नोच खाए, तो बैक्टीरिया कितनी ऊर्जा मिली? 10 किलो जूल का सिर्फ 1 किलो जूल ऊर्जा, बाकी 9 किलो जूल ऊर्जा खत्म। तो उम्मीद करते हैं कि लिंडमैन का नियम अब समझ में आ गया। 10% का नियम क्या बताता है कि जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो सिर्फ 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, शेष 90% ऊर्जा वायुमंडल में अपघटन के कार्य में, श्वसन आदि में खर्च हो जाती है, यानी अधिकतर तो वायुमंडल में मिल जाती है। ये बात क्लियर है? इसी कहा गया 10% का नियम, सिर्फ 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। अब इसी के आधार पर बना क्या है? ये ऊर्जा का पिरामिड दिख रहा है। पिरामिड जानते होंगे, जब कोई मर जाता है समाधि बनाते हैं तो सिर के पास जो बनाते हैं ऐसे ही पिरामिड बनाते हैं, इसी का नाम पड़ा पिरामिड, मुर्दों का घर। तो इसमें क्या, सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा देखी जाए अधिक है, फिर उत्पादकों को मिली तो घट गई, यानी कम हो गई, फिर घटता क्रम है। फिर उत्पादकों से शाकाहारी में गई तो और घट गई ऊर्जा, मांसाहारी में और घट गई, सर्वाहारी में और घट गई, अपघटक में और घट गई, यानी धीरे धीरे ऊर्जा का घटता क्रम। ये ऊर्जा का घटता क्रम दिखाते हैं, ऊर्जा का घटता क्रम ही दर्शा रहा है। तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि ऊर्जा का घटता क्रम क्या है। तो ये तो 10% का नियम हो गया लिंडमैन का। अब एक टॉपिक और है, इसको भी यही बता देते हैं, जिसका नाम है जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन, अब आवर्धन समझते हो, जैसे मोबाइल चलाते हैं तो जूम करते हैं, यानी बड़ा कर देते हैं, तो वैसे मैग्निफिकेशन होता है बड़ा होना, अवर्धित होना, बड़ा हो जाना। पर यहाँ पे जैव है। अब इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक जीव है प्लवक, छोटा जीव होता है। अब प्लवक जो है इसमें मरकरी नाम का रासायनिक पदार्थ होता है, Hg मरकरी पाया जाता है।
अब प्लवक को मछली ने खाया, क्योंकि समुद्र में पाया जाता है, समुद्र में मछली भी है। अब मछली ने खा लिया तो क्या हुआ, जो प्लवक के अंदर मरकरी की मात्रा थी, एक रासायनिक पदार्थ है, बहुत हानिकारक होता है। अब ये मरकरी किसके अंदर गई, मछली के अंदर, तो धीरे धीरे मछली के अंदर गई, इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब मछली बड़ी है, प्लवक छोटा है, जैसे बड़ी है, तो क्योंकि मछली ने सिर्फ एक ही प्लवक थोड़ा खाया, दिन भर पता नहीं कितने खा जा रही, तो बहुतों खा रही, तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो मरकरी की मात्रा है बहुत अधिक हो गई। फिर मछली किसी चील ने खाया, तो चील भी एक ही मछली नहीं खाए, दिन भर पता नहीं कितनी मछलियों को निपटा जा रही, तो बहुतों खा रही, तो बहुत सारी मरकरी इकट्ठा हो रही, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे से एक जीव दूसरे जीव खा रहा है, तो उसके अंदर का जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ है उसकी मात्रा बढ़ती जाए, यही है जैव आवर्धन। अब इनके अंदर मरकरी कम थी, इनके अंदर और ज्यादा हो गई, इनके अंदर और ज्यादा हो गई। कहने का मतलब ये है, जिसे हम कोई भी वस्तु खाते हैं, उस वस्तु में अगर कोई हानिकारक रासायनिक पदार्थ हो, तो वो पदार्थ हमारे अंदर जा रहा है, तो हम बहुत ज्यादा मात्रा में खाएं, बार बार खा रहे हैं, तो वो मात्रा हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। फिर हमको कोई और खा रहा है, तो हमारे तरफ पता नहीं कितने मनुष्य खा रहे हैं, अगर वो लोग उसको खा रहे थे, तो उसके अंदर वो ऊर्जा जा रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो रासायनिक पदार्थ बढ़ता जाता है। वही यहाँ बताया कि प्लवक के अंदर मरकरी हो, मछली ने बहुत सारे प्लवक को खाया, तो मछली के अंदर बहुत सारा मरकरी हो गया। फिर बहुत सारी मछलियों को चील ने खाया, तो चील के अंदर और ज्यादा मरकरी हो गया, तो क्या हो रहा है, उस हानिकारक जैव रासायनिक पदार्थ का आवर्धन होता जाता है। तो जैवर्धन क्या है, जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय स्तरों के माध्यम से धीरे धीरे हानिकारक रासायनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है, आवर्धित होती जाती है। यानी कि इसमें जब आहार श्रृंखला दिखाते हैं, तो आहार श्रृंखला के माध्यम से ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से हानिकारक पदार्थों की मात्रा जीवों में बढ़ती जा रही है, इसी कारण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो टॉपिक समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हमने जो जो बातें पढ़ी समझ गए होंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा कि आहार श्रृंखला, यानी कि जो उत्पादक, उपभोक्ता, घटक हैं, ये सब ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। फिर आहार जाल, आहार जाल में कई सारी आहार श्रृंखलाएं जब मिक्स हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो उससे आहार जाल या खाद्य जाल का निर्माण होता है। फिर इसमें हमने पढ़ा पोषी स्तर क्या है, जो भी उत्पादक, उपभोक्ता, घटक, यही पोषी स्तर होते हैं। फिर ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, तो ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित लिंडमैन का 10% का नियम, जो कि ये बताता है कि जब कोई जीव किसी जीव खाता है, तो उसकी ऊर्जा का सिर्फ 10% ही उसे मिलता है, शेष 90% वायुमंडल में मिल जाता है। और फिर हमने इस वीडियो में बात किया ऊर्जा के पिरामिड के बारे में। पिरामिड दिख रहा है किस प्रकार से ऊर्जा का घटता क्रम, यानी ऊर्जा घट रही है। फिर जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है कि जब एक छोटा जीव को बड़ा जीव खाता है, तो उस छोटे जीव के अंदर जो हानिकारक विषैला रासायनिक पदार्थ है, उस बड़े जीव के अंदर जाता है, वो अधिक मात्रा में होता है। फिर उस जीव कोई और बड़ा जीव खाता है, तो उसके अंदर जाता है। इस तरह से उस हानिकारक रासायनिक पदार्थ की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में इन सब बातों को क्लियर किया है। अब इसके बाद थोड़े से और टॉपिक है, यानी कि इसके बाद अगले वीडियो में ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।